सो हेलो नमस्कार एवरीवन। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। मेरी आवाज एकदम आप लोगों तक बढ़िया पहुंच रही होगी और वीडियो यस भी सर। एकदम शानदार क्लियर होगा। थोड़ी सी देरी के लिए क्षमा चाहूंगा, लेकिन इस देरी को अपन कवर करेंगे बढ़िया तरीके से। देखो जी, कल यानी कि लास्ट जो हमारा एपिसोड हुआ था उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था बेल के बारे में। बेल एक ऐसा मैटर है जहां पे अपन क्या कर सकते हैं, शुरुआती अपनी एडवोकेसी को एक पुश है जो दे सकते हैं। और ध्यान रखना, क्रिमिनल मैटर के अंदर एक बार आपके पास बेल मैटर आ गया तो लगभग 90% संभावना है कि वो क्रिमिनल केस भी घूम फिर के आपके पास ही आएगा। अगर बाई चांस सीनियर को वो लेके भी आता है, कौन, आपका क्लाइंट, तो भी कहीं न कहीं जो है आपका मामला जो है वो रिकॉर्ड से हटेगा नहीं। आज उस बेल एप्लीकेशन से मैं एक कदम और आगे बढ़ रहा हूं। आज मैं आपके बीच में एंटीसिपेटरी बेल के मैटर्स को डिस्कस करना चाहता हूं। एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं। बेसिकली, अगर कोई भी मैटर हो जिसमें आपके खिलाफ कंप्लेन एफआईआर दर्ज हो चुकी है और आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा है, क्या डाउट लग रहा है कि कहीं न कहीं जो है आपके अगेंस्ट में मैटर बन सकता है, तो वहां पे जो है आप क्या करते हो, कोर्ट में जाते हो। कौन सा कोर्ट? वो कोर्ट होगा आपके सेशन कोर्ट। और वहां पे जाके आप ये चेक करते हो कि भाई, वहां पे रिक्वेस्ट करते हो कोर्ट से कि साहब जब भी मेरे को गिरफ्तारी के लिए कोई भी पुलिस वगैरह आए तो उस समय जो है मुझे गिरफ्तार ना किया जाए। मेरा जो नॉन बेलेबल वारंट है, नॉन बेलेबल, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, मेरा जो नॉन बेलेबल वारंट है वो बेलेबल वारंट की तरह डील किया जाए। एक्चुअली वारंट का तो केस यहाँ पर आता ही नहीं है, मेन मुद्दा इतना ही है कि पुलिस आपको क्या कर सकती है, गिरफ्तार करने की संभावना हो तो वहां पे हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं उसको डील कर सकते हैं। कोर्ट से क्या कर सकते हैं, एंटीसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत जिसे कहा जाता है, उसको ले लेते हैं। देखो, जब आप लोग रेगुलर बेल के मैटर्स को ऑब्जर्व कर रहे थे तो उसमें तो क्या है कि वही चीज़ें सामने आ रही थी कि कोई इसका क्रिमिनल प्रेसिडेंट नहीं है, इस डेट को इसको गिरफ्तार किया गया था, तब से ये जेल के अंदर ही है ना। या फिर एक तरीके से ऑफेंस का जो नेचर है वो नॉर्मल है, ज़्यादा गंभीर है जो नहीं है, कोई दूसरी अलग किसी तरह का एफआईआर वगैरह लॉन्च नहीं हो रखा है। ये सारी बातें आप कोर्ट के सामने रखते हो। लेकिन एंटीसिपेटरी बेल के अंदर क्या यही ग्राउंड काम करेंगे? नहीं, इसमें से थोड़ा चेंजेज होगा। लगभग 70% ग्राउंड सेम रहेंगे, लेकिन 30% में चेंजेज होगा। क्यों चेंजेज होगा? क्योंकि अभी तक आपकी अरेस्ट नहीं हुई है, अभी तक आपकी अरेस्ट है जो नहीं हुई है। हमारे पास में सीआरपीसी का सेक्शन हुआ करता था 438, और बीएनएसएस का वो आपका सेक्शन कौन सा है, वो आपके सामने आ जाएगा 582, जहां पर क्या किया गया, स्पेसिफिकली इसके बारे में जिक्र है जो किया गया। माफी चाहता हूँ, अपने 482, जिसमें आपके सामने क्या किया, इसका जिक्र है जो किया हुआ है। तो आइए समझते हैं इस बात को। और बाकायदा रियल टाइम कुछ दो तीन पीडीएफ मैंने आपके लिए डाउनलोड करके रखी है, ताकि सीधा जो हमारा समय जो है उसके अंदर वेस्ट ना हो। राइट, चलो जी। तो मैं आपके सामने जो है एक पीडीएफ ओपन कर रहा हूँ, और ये पीडीएफ बेसिकली सेशन कोर्ट का बेल ऑर्डर है। एंटीसिपेटरी केस के अंदर सेशन का बेल मैटर जो है, और केस भी कौन सा मैं आपके पीछे लाना चाहता हूँ, 498A को लेकर। तो 498 हालांकि पुराना मामला है, लेकिन ध्यान रखना, सेक्शन भले ही बदले हो, कोर्ट की प्रक्रिया आज भी उस एंगल से क्या की जा सकती है, डील है जो की जा सकती है। तो यहाँ पे स्क्रीन पर मैं शेयर कर देता हूँ। अरे तुम लोग क्लास में हो ना? हेलो? जी सर। यस हेलो सर। हेलो। यस सर, प्रेजेंट। यस सर। तुम यस सर। इतने खतरनाक प्राणी हो, एक बार किसी ने गुड इवनिंग तक नहीं बोला। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। कहने गुड के इवनिंग सर। अब कहने के बाद बोला तो क्या बोला है। आप चलिए, ही ने कहा सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है ना। ये क्लास में रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल सकता हूँ कि इसमें किसी ने कुछ नहीं बोला। ओके, फाइन। चलिए जी, तो यहाँ पर अपन चलते हैं एक सेगमेंट को डील करने के लिए, एंड हियर वी हैव द मेन पार्ट। आई होप आपको स्क्रीन विजिबल होगी। अब देखो जी, यहाँ पर हमें मेनली ध्यान रखना, क्या समझना है, एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करते समय वकील साहब ने क्या ग्राउंड यूज किया है। आप लोग ड्राफ्टिंग की चिंता मत करो, ड्राफ्टिंग वही पुराना कॉमन तरीका है, उसको अपन लोग डील कर लेंगे। मेन इंपॉर्टेंट होता है आपका ग्राउंड, ठीक है। तो उसको हमें क्या करना है, ऑब्जर्व है जो करना है। तो ये जोधपुर का जो सेशन कोर्ट है उसका एक पीडीएफ है मेरे पास में, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, यहाँ पे
जो लर्नेड जज है इसमें पूरन कुमार जी शर्मा, डीजे कैडर। तो क्रिमिनल मिसक्लेनियस बेल एप्लीकेशन इसमें लगाई हुई है, नंबर सो इन सो। देखो एंटिसिपेटरी बेल क्या होता है, मिसक्लेनियस एप्लीकेशन है क्रिमिनल के नेचर की। नाउ सुरेश सन ऑफ बाबूलाल, उम्र कितनी है, 32 साल, जहां कहीं पे भी रहते हैं, भोपालगढ़ वगैरह, डिस्ट्रिक्ट जोधपुर आ गया यहाँ पे, स्टेट ऑफ राजस्थान थ्रू पीपी। तो ये एक्यूज वर्सेस नॉन एप्लीकेंट। नाउ सी मैटर क्या है, एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 482 बीएनएसएस। पहले क्या था हमारे 438 वाला कंसर्न, फॉर द ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 498 ए आईपीसी। वर्तमान में ये आपके बीएनएस का सेक्शन 85 एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 86 उसमें डील है जो करता है ना। फिर आपके जो 323 406 वगैरह ये आपके कौन से मैटर हैं, वॉलंटरी कॉजिंग सिंपल हर्ट, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वगैरह, ये सेगमेंट है जो आता है। अब आप आ जाओ मेन मुद्दे पे। सी ये बेल ऑर्डर है जिसको मैं रीड आउट आपके बीच में कर रहा हूँ। एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन हैज बीन फाइल्ड अंडर सेक्शन सो एंड सो 482 बीएनएसएस 2023 बाय द एप्लीकेंट एक्यूज, ये हो गया सुरेश कुमार। कॉपी ऑफ बेल एप्लीकेशन, पहली फॉर्मेलिटी क्या हो जाती है, बेल एप्लीकेशन की कॉपी किसको देनी पड़ती है हमको, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, पीपी को है जो देनी पड़ती है। और साथ ही साथ में कोर्ट क्या करता है, केस डायरी है जो कॉल करता है। केस डायरी यानी कि पुलिस के साथ, पुलिस पास जो केस डायरी है उसको मंगवाया जाता है, क्या अपडेट चल रहा है वगैरह वगैरह। अब इसमें इन्होंने इस केस के ब्रीफ फैक्ट है जो समझा रखे हैं सेकंड पैराग्राफ के अंदर। क्या बता रखा है कि कंप्लेन हैज बीन फाइल्ड बाय द कंप्लेनेंट बाल्की बिफोर द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भोपालगढ़ सो एंड सो, जो विच वाज सेंट टू द पुलिस स्टेशन भोपालगढ़ अंडर सेक्शन 156(3) सीआरपीसी। तो कंप्लेन इस तरीके से लॉन्च की गई और उसको इन्वेस्टिगेशन केस रजिस्टर्ड करने के लिए 156(3) में भेजा गया। उसके बाद में एफआईआर लॉन्च हुई 98/2024 रजिस्टर्ड इन पुलिस स्टेशन भोपालगढ़ फॉर द ऑफेंस अंडर, कौन कौन से ऑफेंस आपके, क्रुअल्टी, वॉलंटरी कॉजिंग सिंपल हर्ट और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन एप्लीकेंट एक्यूज हैज एन एप्रीहेंशन, एप्रीहेंशन का मतलब उसको डर है, आशंका है कि उसको क्या किया जा सकता है, गिरफ्तार है जो किया जा सकता है। देयरफॉर ही हैज फाइल्ड द एंटिसिपेटरी बेल। तो इस पैरा 2 में ब्रीफ फैक्ट आपके सामने आ गए कि क्या हुआ था, एफआईआर रजिस्टर्ड कैसे हुई वगैरह वगैरह। लर्नेड एडवोकेट ऑफ द एप्लीकेंट हैज आर्ग्यूड, देखो ये मेन पॉइंट है ध्यान रखना, एक्यूज ने जिन अधिवक्ता को कर रखा है उनका नाम अगर आप जानना चाहते हो तो ऊपर मेंशन किया हुआ होगा, नहीं किया हुआ है क्या यहाँ पे, ये रहा। तो एक्यूज की तरफ से जुगल किशोर जी हैं यहाँ पे, ठीक है, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर चेन सिंह गहलोत, लर्नेड पीपी फॉर द स्टेट। अब देखिए, तो एडवोकेट साहब का क्या कहना है, क्या नाम है इनका, जुगल किशोर जी। तो जुगल किशोर जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं, लेट्स सी, हैज आर्ग्यूड दैट एप्लीकेंट एक्यूज हैज बीन फॉल्सली इम्प्लीकेटेड। पहला पॉइंट, ये पॉइंट रेगुलर बेल में भी था, यस बिल्कुल, उसे झूठा फंसाया गया है, वो इनोसेंट है, ये डायलॉग जो है रेगुलर बेल के अंदर भी आता है। तो ये तो सेम वही है जो आपके रेगुलर बेल का है। ही डिड नॉट कमिट एनी ऑफेंस, उसने कोई अपराध नहीं किया, ये भी सेम बात है। इट इज फर्दर आर्ग्यू दैट एप्लीकेंट एक्यूज नाइदर डिमांडेड डॉरी। अब देखो ये जो ग्राउंड है ना, ये ग्राउंड डिपेंड करता है ऑफेंस के नेचर पे। अब चूंकि इसके अंदर क्रूअल्टी का मामला आता है, और अगर आपको सेक्शन 498 ए के बारे में जानकारी हो तो मैं बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे दो तरह के सिनेरियो आते हैं। उसमें से एक सिनेरियो ये होता है कि आप उसको कहीं की कोई कोई डॉवरी डिमांड के लिए ऐसा क्या करते हो, इस तो परेशान करते हो, हैरेश है जो करते हो वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे उसने क्या कहा कि उसके द्वारा कोई भी डॉवरी डिमांड है जो नहीं की गई, और ना ही उसके द्वारा उसके साथ मारपीट है जो की गई। देयरफॉर दिस एंटीसिपेटरी बेल ऑफ एप्लीकेंट एक्यूज शुड बी अलाउड। अब दो के इनफैक्ट तीन बातें बताई, फॉल्सली इम्प्लीकेटेड, नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस, और साथ ही साथ उसने कोई भी डॉवरी डिमांड नहीं की, और ना ही उसने साथ उसके साथ मारपीट की। ये है फैक्ट, ये वो कोर्ट के सामने क्या बता रहा है, ऑफेंस के फैक्ट है जो बता रहा है। अब पीपी का क्या कहना है, पीपी कह रहा है कि उसने बेल एप्लीकेशन को अपोज किया एंड आर्ग्यू दैट एप्लीकेंट एक्यूज हैज कमिटेड द ऑफेंस पनिशेबल अंडर सो एंड सो, देयरफॉर एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन शुड बी डिसमिस। अब कायदे से देखा जाए ना तो यहाँ पे पीपी साहब ने कुछ खास बड़ा रोल प्ले किया नहीं है, वहीं एक सीधा डायलॉग कि साहब ये वाला ऑफेंस कमिट किया गया है इसलिए बेल नहीं दी जाए। मतलब इसमें दूसरा तीसरा कोई भी पॉइंट है जो नहीं है। और इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था, वापस बता रहा हूँ कि इसमें पीपी साहब की गलती नहीं होती, कई बार उनके पास इतनी बल्क फाइल का लोड है जो रहता है, तो उसके अकॉर्डिंगली उस मुद्दे पर डिटेल में डिस्कशन करना, आर्ग्यूमेंट करना शायद पॉसिबल नहीं हो पाता है। खैर चलिए जो भी है। अब देखो जज साहब क्या कह रहे हैं यहाँ पे
I have heard the argument of both the party and pursue the case diary. केस डायरी को उन्होंने ऑब्जर्व किया. ब्रीफ फैक्ट ऑफ द केस आर दैट कंप्लेनेंट जो है उसने एक रिटर्न कंप्लेंट फाइल की जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में, और इट वाज मेंशन इन द रिपोर्ट दैट कंप्लेनेंट वाज मैरिड विद द एप्लीकेंट सुरेश एज पर हिंदू कस्टम. 10 साल पहले शादी हुई थी. कंप्लेनेंट के पिता ने उसको ऑल डोमेस्टिक आइटम अलॉन्ग विद गोल्डन एंड सिल्वर ऑर्नामेंट वगैरह हैं जो दिया था एट द टाइम ऑफ मैरिज. फ्रॉम द मैरिड लाइफ ऑफ द कंप्लेनेंट सुरेश 3 चिल्ड्रंस वर बॉर्न. उनके 3 बच्चे थे. एंड 7 साल 7.5 साल सन मयंक वगैरह सो एंड सो. सुरेश kept the complainant with him as his wife and the complainant's mother-in-law. सुरेश ने जो है कंप्लेनेंट को अपनी वाइफ के रूप में रखा. कंप्लेनेंट्स मदर-इन-लॉ पार्वती एंड फादर-इन-लॉ बाबूलाल also gave respect to the complainant like a daughter-in-law. Noratram, who is husband of Bhatudi, is in jail for last 2 years in a criminal case. ये जो नौरत राम है ये क्या है, हस्बैंड है किसका, भाटुडी का. इसके कंप्लेन का नाम क्या था, ऐसा ही कुछ नाम था ना उसका भी. चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर. इन जेल उसका फॉर 2 नाम years भाल्की था, भारत भाल्की नाम था हाल की कंप्लेनेंट का. फाइल रिटर्न कंप्लेन. तो ये भातुदी कहाँ से आई. 3 बच्चे थे, डॉक्टर तनिषा थी, एक तनिषा नाम है, मयंक नाम है और एक निशा नाम है. ठीक है, सास ससुर आ गई है यहाँ पे. सास ससुर माँ का नाम पार्वती और ससुर जी का नाम बाबूलाल. ठीक है. नौरतराम वो इज हस्बैंड ऑफ भातुदी. यहाँ पे एक नौरतराम नया कैरेक्टर आ रहा है और नौरतराम जो है वो पिछले 2 साल से क्या है, ये शायद ननंद वनंद होगी, लेट्स सी. नौरतराम 2 साल से क्रिमिनल केस के अंदर जेल में. देयर फॉर द कंप्लेनेंट हस्बैंड सुरेश एंड भाटुडी केम इन कॉन्टेक्ट अबाउट 2 years ago. अच्छा, एक्स्ट्रा मैरिटल का मामला चल रहा है. ठीक है. केम इन कॉन्टेक्ट अबाउट 2 years ago एंड बोथ स्टार्टेड लिविंग टुगेदर. अच्छा, तो यहां से आई है भातुदी. आप लोग है ना भातुदी को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे. सी इज सीरियस, इज प्लेइंग सीरियस कैरेक्टर इन दिस स्टोरी. तो यहाँ पर ये हुआ, भातुदी का हस्बैंड 2 साल से जेल के अंदर है, तो भातुदी और सुरेश के बीच में लिव इन रिलेशन चल रहा है. ड्यू टू द कॉन्टेक्ट बिटवीन द कंप्लेनेंट हस्बैंड एंड भाटुडी, complainant's husband Suresh started harassing the complainant physically and mentally and started beating her every day and demanding 1 lakh rupee as a dowry from her husband, from her parents. Complainant husband Suresh threatened to the complainant that if the complainant does not give dowry, he will marry with the Bhatudi for the second time. पता नहीं इनका नाम अपन सही प्रोनाउंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये उल्टा केस नहीं ठोकते हुए मेरा नाम गलत तरीके से प्रोनाउंस करने के लिए. लेट्स प्रिज्यूम इन गुड फेथ कि इनका नाम क्या है, भातुदी है. ओके. हाँ जी. द कंप्लेनेंट हस्बैंड सुरेश बिहेव रूडली विद द कंप्लेन, मतलब जो है उसके साथ में बहुत रूडली बिहेव कर रहा है. एंड स्टार्टेड हैरेसिंग द कंप्लेनेंट एंड केप्ट हर हंग्री एंड थर्स्टी एंड लॉक्ड हर. उसे उसने बंद कर दिया, उसे भूखा रख रहा है, उसे प्यासा रख रहा है इन अ रूम एंड स्टार्टेड ट्रीटिंग हर लाइक अ मैड एंड यूज्ड टू बीट हर. Complainant came to her parents' home and told the whole story to her parents, on which complainant parents said that everything will be fine after some time, but there was no change in the behavior of Suresh and he kept harassing the complainant by so and so. ये इन्होंने ना अपराध की पूरी स्टोरी बता दी कि इस तरीके से जो है मामला हुआ था. Complainant was sitting with her mother-in-law and father-in-law in her house village on 3rd मई 2024. At that time accused आता है कंप्लेनेंट के घर पे एंड आस्क द कंप्लेनेंट टू लीव हर हाउस. तो एक तरीके से उसको घर छोड़ने के लिए कहता है. बाटुडी मदर सायती, ब्रदर राम निवास एंड मेटल अंकल प्रभु राम एंड मेटल अंकल सन राजू सेड टू द कंप्लेंट दैट नाउ भाटुडी विल स्टे विद सुरेश. अब ये भातुदी के परिवार वाले आ रखे हैं, वो कह रहे हैं कि अब हमारी ये भातुदी जो है वो सुरेश के साथ रहेगी. दे ऑल्सो सेड दैट सुरेश एंड भातु will live as husband and wife. Therefore, the complainant will have to leave the Suresh house. After that, complainant and her mother-in-law, father-in-law tried to convince the said person, but they did not listen anything, and all of them beat the complainant and pushed her out of the house along with the children. On which complainant came to her parents' home and told the whole story to her parents. After that, the complainant parents got the said person understood, but they did not understand and were adamant. Adamant का मतलब अड़े रहे, उस पे जिद्दी रहे. On living with Suresh and Bhaturi. This FIR has been lodged under so and so. It appeared from the case diary that name of the applicant accused has been mentioned in the complaint and there was serious allegation against him according to the case diary. The matter is still under investigation. Matter क्या है, अभी तक investigation में चल रहा है. Against the applicant. It does not appear from the case diary that applicant accused has been falsely implicated in the case. Case diary से ऐसा नहीं लग रहा है कि applicant accused को झूठा फंसाया गया है. इसीलिए looking to the fact and circumstance but without contemplating any opinion on the merit,
ये बात मैंने आपको लास्ट वाले सेशन के अंदर भी बताई थी कि कभी भी बेल एप्लीकेशन मेरिट पे डिसाइड नहीं किया जाता है ना। तो आई डू नॉट फाइंड प्रॉपर टू एनलार्ज द एक्यूज ऑन एंटिसिपेटरी बेल, इसीलिए एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन जो एप्लीकेंट की क्या की जाती हैं, डिसमिस की जाती हैं, हैंस सो एंड सो वगैरह वगैरह। आपको पता है सेशन जज जो है ना वो हमेशा कोशिश करता है चीज़ों को थोड़ा डिटेल में बताने की। क्यों? क्योंकि स्वाभाविक है, नेचुरल है कि उसका केस क्या किया जाएगा, एक तरीके से चैलेंज किया जाएगा। कहाँ पे? आपके ऊपर हाई वाले कोर्ट कोर्ट में। के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, है ना। इसलिए वो यथासंभव जो है ना डिटेल मेंशन करने का पूरा प्रयास है जो वहां पे करता है। अब इस कहानी के अंदर तीन बातें हमारे लिए नोट करने लायक है। एक तो ये कि इसमें कुछ ज्यादा अच्छा डिफेंस हुआ नहीं, मतलब ये तो जज साहब ने केस डायरी को ऑब्जर्व कर लिया, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने पूरा अपना एक एंड पे कंक्लूजन निकाला। बट पीपी के एंड पे शायद जो है यहाँ पे कुछ विशेष आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ। उन्होंने सीधा एक ही बात बोला कि साहब 498 का अपराध है इसलिए मामला गंभीर है, इतना ही बात कहा यहाँ पे। लेकिन एंटीसिपेटरी बेल के अंदर हमको ये तो पता चल गया कि आपको मोटा मोटी ग्राउंड वही हो रहा है, रिपीटेशन वही हो रहा है। जनरली एंटीसिपेटरी बेल है ना हमेशा इन्वेस्टिगेशन के दौरान अप्लाई की जाती है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया तब या तो चार्जशीट फाइल कर दी जाएगी और या फिर क्या किया जाएगा, एफआरआई जो फाइल कर दिया जाएगा। अब चूंकि इस केस में यहाँ पे क्या है, इस केस में इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, तो जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा होता है तो कोर्ट के पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, केस डायरी, याद रखना। तो केस सर डायरी हम उन्होंने सारा केस है जो यहाँ पे ऑब्जर्व करने का उन्होंने एक तरीके से प्रयास है जो किया। हाँ जी मिशब जी सर पूछिए। सर हम डिफैक्टो कॉम्प्लेनेंट के तरफ से भी कुछ लॉयर खड़ा कर सकते हैं। किसकी तरफ से? कंप्लेनेंट की तरफ से? हाँ, कॉम्प्लेनेंट की तरफ से। अरे कीजिए ना पीपी सर। पीपी तो है, पीपी तो है, उसके हम्म, साथ खड़ा कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन वो करेगा पीपी की डायरेक्शन के अंदर वर्क। ठीक है। हमारे पास में इसकी बकायदा कानूनी प्रोविजन भी है कि देयर मे बी ए प्राइवेट एडवोकेट फॉर द विक्टिम और द कंप्लेनेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ पीपी, मतलब एक तरीके से वो पीपी यस करता है तो डेफिनेटली वो ऐसा कर सकता है। चलो भाई, अब एक तो ये रहा मुद्दा हमारे पास में। तो अब इस सिनेरियो के अंदर एप्लीकेशन लगाना एक पूरा का पूरा जुआ खेलना है। शायद हो सकता है इस केस में वाकई में ऐसा कुछ हो, लेकिन 498A के फर्जी मामले भी तो आते ही आते हैं, है ना। ऐसे सिनेरियो के अंदर यहाँ पे ये बात देखने लायक। अब देखो इसमें क्या है कि वो कैरेक्टर आ गई ना वो भातुदी, तो उसके बाद कोर्ट को समझ गया, कोर्ट वाला गया कि अच्छा ये चक्कर है बाबू भैया। तो उसके मामले के अंदर वो कोर्ट उसकी बात को मानने के लिए एग्री कर गया कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है, कहानी में रियलिस्टिक बात है। क्योंकि 10 साल बाद में कोई ठोस रीजन होना चाहिए डॉवरी का। आप लोग जानते हो ना कि 7 साल बहुत मायने रखते हैं इनिशियल शादी के। जो यस कुछ सर। भी होना होता है वो शुरुआत के 7 साल के अंदर लगभग लगभग हो जाता है। अगर उसके बाद कुछ हो रहा है तब कुछ गंभीर मामला है, ऐसे ही नहीं हो रहा है। ओके। तो यहाँ पे हमें मतलब बहादुरी के कारण जो है एक तरीके से बेल मिलने का मामला गड़बड़ा जो हो गया। अब पता नहीं 2 साल बाद उसका हस्बैंड आएगा तो क्या होगा, वो आपका और हमारा मैटर नहीं है, वो एक सेपरेट केस बनेगा। बहादुरी का हस्बैंड जेल में बैठा है, ध्यान रखना, वो बाहर आएगा तो वापस सनी देओल बन जाएगा वहां से। ओके, मूविंग अहेड। अब ये तो था एक सिनेरियो, एक और जजमेंट बैक टू बैक पढ़ेंगे अपन यहाँ पे। तैयार हो जाओ, आज मैं चाय पी के आया हूं, ठीक है। सो नाउ वी हैव अनदर पार्ट। इसी कोर्ट का एक और जजमेंट गंगाराम की कहानी में आपके सामने सुनाने वाला हूं। बी रेडी फॉर दैट। यस। ओके जी, विजिबल, वेरी गुड। यस। सी यहाँ पे क्या हो रहा है, गंगाराम उर्फ नैनाराम सन ऑफ सांवल राम, एज कितनी है, 34 साल की। वो बंदा 32 साल का था ना, तो उसकी शादी 22 साल में हो गई होगी। ओके ठीक है। यहाँ पे कौन है, स्टेट थ्रू राजस्थान, पीपी हो गया यहाँ पे। क्रिमिनल मिसक्लेनियस एप्लीकेशन आ रही है, एंटीसिपेटरी बेल है यहाँ पे। ओके। और इसमें जो अपराधों का जिक्र किया गया है वो आया आपके भारतीय न्याय संहिता के अपराध। अब भारतीय न्याय संहिता के अपराधों के अंदर हम बात करते हैं वन बाय वन। जैसे कि आपके सामने आ गया 189 वाला अपराध। तो बीएनएस के सेक्शन 189 के अंदर, मेरे हाथ में भी लाल डायरी है जिसको मैं इस्तेमाल है जो कर रहा हूँ। तो बीएनएस के सेक्शन 189 के अंदर आपके सामने अनलॉफुल असेंबली का पॉइंट है जो देखने को मिलता है। अनलॉफुल असेंबली सेक्शन 189 के तहत। फिर एक यहाँ पे आपके सामने 303 यानी कि चोरी वगैरह का मामला भी है। और साथ ही साथ में 126 की बात करें तो सेक्शन 126 जो है वो रॉन्गफुली रेस्ट्रेंट करना। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, ये जो मामला है वो है रॉन्गफुल तरीके से रेस्ट्रेंट करना।
ये जो मामला है आपके 189, ये है अनलॉफुल असेंबली यानी कि विधि विरुद्ध जमाव। ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर जो मामला है वो मल्टीपल पर्सन से जुड़ा हुआ है। इसी के साथ साथ सेक्शन 115 यानी कि वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट, सिंपल हर्ट है जो पहुंचाना, वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट। और कौन सा अपराध बचा? 303 वाला, तो वो आपके कनेक्ट होता है चोरी वगैरह के मामलों को लेकर। ऑफेंस अगेंस्ट थेफ्ट के मामलों को कंसर्न को क्या करता है? डील एजो करता है। तो यहाँ पर ये थेफ्ट के मामले एक तरीके से कवर हो रहे हैं। ठीक है, तो अनलॉफुल असेंबली में 5+ पर्सन होता है। ये सामान्य से अपराध के बारे में जानकारी। देखो एक बात हमेशा समझ लेना, जब कभी भी आप ना क्लाइंट के बिहाफ पर अगर एप्लीकेशन लगाते हो बेल की, तो उसमें बहुत जरूरी है कि हमें अपराध के बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि अगर ऑफेंस के बारे में नहीं पता तो ऑफेंस के एलिमेंट को हम कोर्ट में या अपनी ड्राफ्टिंग के अंदर नहीं रख पाएंगे, राइट। इसीलिए मेरा आप लोगों से एक सजेशन है, जब भी फ्री टाइम मिलता रहता है ना, तो उस समय कुछ न कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करते रहो, पढ़ते रहा करो। और बीएनएस भारतीय न्याय संहिता और बीएनएसएस क्रिमिनल प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अंदर की बातें भी हमको समझ में तभी आती है जब हमको कानून के बारे में जानकारी हो। अब देखिए जी, पहला पैराग्राफ कौन सा है कि एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया गया, किसके द्वारा? गंगाराम के द्वारा। और बेल एप्लीकेशन की कॉपी हमने पीपी को दे दी और केस डायरी मंगवा दी। फिक्स प्रोसेस फॉलो की जा रही है, यस और नो? पीपी को हमने कॉपी भेजी, केस डायरी मंगवाई, वही पैराग्राफ आपके सामने आ गया। इस कहानी के ब्रीफ फैक्ट कुछ इस तरीके से है कि एफआईआर जो है वो फाइल की गई कंप्लेनेंट प्रेम गोदारा के द्वारा पुलिस स्टेशन खेड़पा के अंदर, जो कि रजिस्टर्ड की गई अंडर सेक्शन सो एंड सो। डूइंग इन्वेस्टिगेशन एप्लीकेंट एक्यूज ने, उसको डर है कि उसको गिरफ्तार है जो किया जा सकता है, इसलिए उसने क्या किया? एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई है जो कर रखा है 482 बीएनएसएस के अंदर। ओके, नाउ अब देखो इनके वकील साहब का क्या कहना है। वकील साहब कौन है हमारे यहाँ पे? संजय जी बिश्नोई। तो संजय जी बिश्नोई और सुनील सारन जी ये अपने एक्यूज के बिहाफ पर क्या कहते हैं, लेट्स सी। द लर्नेड एडवोकेट ऑफ एप्लीकेंट एक्यूज हैज आर्ग्यूड दैट एप्लीकेंट एक्यूज हैज बीन falsely implicated, number 1. He did not commit any offense, number 2. There is no previous criminal records, कोई पुराना criminal record pending नहीं है। The co-accused चूनाराम has been granted benefit of bail, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला। शायद इससे पहले एक बार कुछ ऐसा पॉइंट आया था, हमने इसको डिस्कस किया था कहीं। अगर मान लीजिए किसी भी मैटर में एक से ज़्यादा एक्यूज होते हैं और वहाँ पर किसी एक एक्यूज को इस तरीके से बेनिफिट मिल जाता है, तो स्वाभाविक है कि दूसरा एक्यूज भी बेल के लिए एंटाइटल हो सकता है। तो इसने क्या कहा कि जो दूसरा को एक्यूज है चूनाराम, उसको क्या मिल गया है? इसका बेनिफिट है जो मिला हुआ है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे, ये 483 मतलब एक रेगुलर बेल है बाय दिस कोर्ट ऑन 27/5/2025। और ये जो इसने फाइल कर रखी है वो कौन सी है? वो है एंटीसिपेटरी बेल। तो हालांकि दोनों में अंतर जरूर है। ये क्या है? 482 का मामला, यानी कि आपके सामने एंटीसिपेटरी बेल का मामला है। और 483 में जो बेल ग्रांट की जाती है वो रेगुलर बेल है। किसके द्वारा? सेशन कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा। नाउ इसीलिए तो कितने ग्राउंड हुए? फॉल्सली इम्प्लिकेटेड, नंबर 1, उसने कोई अपराध नहीं किया, नंबर 2, कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं है, नंबर 3, और को एक्यूज को भी बेल मिली हुई है, नंबर 4। ये 4 ग्राउंड इन्होंने क्या किया? इस्तेमाल है जो किए। ठीक है, आप लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो नोटिस कीजिएगा, रिपीटिशन ऑफ ग्राउंड होता है, करेक्ट। मोस्टली बेल एप्लीकेशन में क्या होता है? रिपीटिशन ऑफ ग्राउंड है जो होता है। तो इसलिए एंटीसिपेटरी बेल जो है यहाँ पे लगाई गई, शुड बी अलाउड इन सपोर्ट ऑफ इस कंटेंशन। लर्नेड काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट एक्यूज सबमिटेड अ फोटोकॉपी ऑफ द बेल ऑर्डर। तो ये जो उनको बेल मिली थी ना उसके को एक्यूज को, तो उसके उन्होंने फोटोकॉपी साथ में सबमिट की कि साहब देखो हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये को एक्यूज चुनाराम को बकायदा बेल है जो मिली हुई है। ठीक, अब पीपी साहब का क्या कहना है, लेट्स सी। पीपी साहब बेल को अपोज करेंगे। एप्लीकेशन आर्ग्यू दैट दो देर इज नो प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड, कि भले ही उनका कोई प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं रहा हो, but he has committed an offense punishable under 1, 2, 3, 4, so and so. The co-accused Chunaram was arrested and thereafter he had moved an application. ये पॉइंट आ गया, ये हमने ऊपर समझ भी लिया था कि एक होता है रेगुलर बेल और एक होता है एंटीसिपेटरी बेल। अब जो वकील साहब है एक्यूज के, उन्होंने क्या कहा कि को एक्यूज को बेल मिल गई, लेकिन उस बेल में और इस बेल में अंतर है, वो है पोस्ट अरेस्ट और ये है प्री अरेस्ट। एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है? प्री अरेस्ट होती है। तो बकायदा पीपी ने भी ये बात यहाँ पे कह दी। पीपी ने भी क्या बोला कि भाई उसको जो बेल मिली है वो पहले अरेस्ट किया गया उसके बाद में मिली है। उसने बाद में फिर उसने एप्लीकेशन लगाई बिफोर दिस कोर्ट विच वाज अलाउड बाय दिस कोर्ट ऑन सो एंड सो। लेकिन प्रेजेंट एप्लीकेंट एक्यूज गंगाराम जो है, इसने एप्लीकेशन एंटीसिपेशन में लगा रखी है।
Therefore, the case of the present applicant accused is different from the case of co-accused. ये लॉजिक कितने लोगों को समझ में आया? और क्या पीपी साहब का लॉजिक अपनी जगह पे सही है? यस, कि भाई उसका जो मामला पोस्ट अरेस्ट का है, आपका मामला प्री अरेस्ट का है। तो अब क्या है कि ना, जनरली ये ट्रेंड रहता है कि अगर को एक्यूज को बेल मिल जाती है तो आपको भी मिलनी चाहिए, लेकिन रेगुलर बेल की बात हो रही है। उस केस में एंटीसिपेटरी बेल वाला पॉइंट है जो मेंशन नहीं किया हुआ है, यहाँ पे यही बात सामने आ रही है। तो इतना सा बात उन्होंने बताया, और देयरफॉर द एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन एप्लीकेंट एक्यूज शुड बी डिसमिस। इतनी सी बात यहाँ पर हुई। अब आगे देखिए फटाफट। जज साहब का कहना है कि मैंने दोनों पार्टीज के आर्ग्यूमेंट को सुना, केस डायरी को ऑब्जर्व किया। केस के जो ब्रीफ फैक्ट है वो कुछ इस तरीके से हैं कि प्रेम गोदारा नाम के व्यक्ति ने क्या किया, पुलिस स्टेशन खेड़पा के अंदर एक एफआईआर लॉन्च करवाई 21 मई 2025 को। उन्होंने ये कहा कि 20 मई 2025 को लगभग जो है रात के 11:30 बजे, यानी कि लगभग मिडनाइट, कंप्लेनेंट हैड गॉन टू पिकअप हिज फैमिली मेंबर। कंप्लेनेंट जो है अपने परिवार के सदस्यों को लेने गया था। वो हैड गॉन टू द रिलेटिव प्लेस एंड ही वाज स्टैंडिंग ऑन द वे, वो रास्ते में खड़ा था। उस समय चूनाराम, नैनाराम, मादाराम, श्रवण राम, तिलोक राम, 5 से ज्यादा हो गए ना? हे राम 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 राम, कितने हो गए? 5 से ज्यादा हो गए कि नहीं हो गए? ठीक है, ओके। Along with 5-7 other person came there and got the complainant get down from his vehicle. Thereafter they assaulted the complainant और उससे उसकी गोल्ड चेन्स खींच ली, विच वेट लगभग कितना था? 40 ग्राम। 40 ग्राम कितना? 3 तोला से ज्यादा हो गया ना? रात के 12 बजे सोने की चैन पहन के नहीं जाना चाहिए। चलो कोई बात नहीं। नाउ अब समझिए, आगे देखते हैं। सुनो मेरी बात, हेलो। यस सर, यस सर। जी सर। ओके, कहाँ छोड़ के चलेंगे? सो प्रोबेबली हम लोगों ने आज 2 ऑर्डर डिस्कस किए। सेकंड वाले ऑर्डर के अंदर कुछ लॉजिकल पॉइंट थे कि भाई अगर को एक्यूज को किसी रेगुलर बेल के तहत मैटर रिलीफ मिला हुआ भी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी वो रिलीफ है जो मिल जाएगा। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जितना हम लोग मल्टीपल बेल ऑर्डर्स को ऑब्जर्व करेंगे ना, उतना हमको आइडिया लगता है। देखो, आज हम लोगों ने पूरण जी शर्मा, जो कि यहाँ के डिस्ट्रिक्ट जज हैं, इनके हम लोगों ने 2 ऑर्डर पढ़े। लेकिन मुझे सच सच बताना, कहीं ना कहीं आपके माइंड में जज साहब के मेंटलिटी को लेकर थोड़ा सा कुछ आइडिया क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कि भाई ये इस तरह के मैटर्स के अंदर ऐसे बेल नहीं देंगे। मान लीजिए कि फ्यूचर में आपके पास कोई ऐसा पॉइंट आया कि 2 एक्यूज थे, एक एक्यूज को रेगुलर बेल मिल गई और आप दूसरे एक्यूज के लिए क्या कर रहे हो? एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो आप पहले से अलर्ट रहोगे कि यार ये जज साहब के मैंने पुराने बेल ऑर्डर पढ़ रखे हैं, ये क्या नहीं करते, ऐसे बेल वेल है जो नहीं देते। तो जब हम लोग कोर्ट में जाते हैं ना, तो कोर्ट में कहने को हम लोग नए नए खिलाड़ी है, लेकिन अगर उसी कोर्ट के पुराने कम से कम 20, 30, 40 ऑर्डर्स अगर आप डेली उसको मतलब स्टडी करके जाओगे ना, तो फिर आप नए खिलाड़ी नहीं हो वहाँ पे। तो फिर आपका वहाँ पे क्या करता है? अनुभव है जो बोलता है। देखो, स्विमिंग पूल के अंदर तैरने वाला इंसान स्विमिंग पूल के अंदर अच्छी स्विमिंग कर रहा है और अचानक उसको बोला जाए कि तालाब में तैरना है, तो हो सकता है वो परफेक्टली नहीं तैर पाएगा, बट फिर भी वो उन लोगों से बेटर है जिन्होंने स्विमिंग पूल के अंदर भी तैरना नहीं सीखा। करेक्ट? हमारे पास ये जो अपॉर्चुनिटी है कि हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से पुराने ऑर्डर्स को डील कर सकते हैं। दिस इज लाइक लर्निंग स्विमिंग इन द स्विमिंग पूल। और फिर जब रियल टाइम मैटर आएगा तो वो क्या है? वो एकदम तालाब, नदी, उसके अंदर तैरने वाली बात है। तो कम से कम हम औरों से तो एक कदम आगे होंगे ना। आज हम लोगों ने एंटीसिपेटरी बेल के 2 मैटर पढ़े, तो हमारे माइंड में ये तो आया कि अच्छा एंटीसिपेटरी बेल के अंदर इस तरीके से हो सकता है, वैसे हो सकता है। और नहीं तो शायद इससे पहले हमने एंटीसिपेटरी बेल को डील ही नहीं कर रखा है, तो उसके प्रति हम बिल्कुल क्या है, टोटली स्ट्रेंजर है। ओके, तो ये पॉइंट हमारे लिए क्या होता है? रिलेवेंट होता है। इस पर्सपेक्टिव से हमें क्या करना चाहिए? इन चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहिए। मैं ये दोनों पीडीएफ आपको शेयर भी कर रहा हूँ, आप चाहें तो उनको क्या कर सकते हैं? गो थ्रू है जो कर सकते हैं। और आप भी अपने एंड पे अलग अलग पीडीएफ को डाउनलोड करो। देखो, तरीका मैंने आपको बता दिया है। वकालत 70% इंसान अपने दम पे सीख सकता है। खुद पे भरोसा करो, और उसका तरीका ये है जो मैंने आपको बताया, है ना? अच्छा, रही बात ड्राफ्टिंग की, ड्राफ्टिंग के भी पैटर्न फिक्स हैं। जिस तरह से जज साहब के पैटर्न फिक्स है कि नहीं है? आप लोगों ने ये भी नोटिस किया होगा, जज साहब का भी बेल का ऑर्डर का पैटर्न फिक्स है।
ये भी अपने उस रीडर को क्या बोलेंगे, अरे भाई उसमें ये वाले चेंजेस कर दे और बाकी इसको डन है जो करवा दे. सो दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. ओके. इसलिए वेन एवर यू गेट टाइम यू शुड गो थ्रू ऑल दीज काइंड ऑफ ऑर्डर्स. ये आपके लिए बहुत यूजफुल है जो होंगे. ओके जी. नाउ एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क. सर मैं भी एक ऑर्डर पड़ा था सर। हम्म. उसमें आगे दो लोग लैंड सेल करेंगे बोल के पैसा लिया था। हम्म. जब पुलिस उनको स्टेशन बुलाए, वो आपको एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किए थे, हम्म. बट कोर्ट ने बोला ये बेलेबल है, नॉन बेलेबल नहीं है, सो नो नीड टू अप्लाई फॉर एंटिसिपेटरी बेल, सो मैंने रिजेक्टेड। आपको पता है सेशन शुरू होने से पहले ही मैंने एक वर्ड बोला था, नॉन बेलेबल और बेलेबल. और स्पेशली मैंने कहा भी था इस बात को जरूर ध्यान रखना. देखो एंटीसिपेटरी बेल का इफेक्ट क्या होता है पता है. इसका इफेक्ट ये होता है कि फ्यूचर में कभी भी नॉन बेलेबल काइंड के तरीके से पुलिस आपको अरेस्ट करने आए ना, तो वो केस कन्वर्ट हो जाएगा बेलेबल की तरह. दिस इज द इफेक्ट ऑफ एंटीसिपेटरी बेल. बेलेबल के केस में आप क्यों एंटीसिपेटरी बेल लोगे? बेलेबल का मतलब पता है क्या होता है? अगर मैंने कोई बेलेबल काम कर रखा है, पुलिस गिरफ्तार करने आ भी गई तो भी मेरे को गिरफ्तार करके नहीं लेके जाएगी, अगर मैं वो सिक्योरिटी जमा कराने के लिए रेडी एंड विलिंग हूं तो. बेलेबल केस नो नीड टू मेंशन. ये अप्लाई किसने किया? किसी और ने अप्लाई कर, वकील साहब ने अप्लाई कर दिया था क्या एंटीसिपेटरी के यस लिए? यस यस सर। देखो ये एरर एंड है. शेयर। ये ना ये होती है कॉन्सेप्चुअल एरर. इसको क्या बोलते हैं? कॉन्सेप्चुअल एरर बोलते हैं. आप सोचो कि उसमें क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी फजीती हुई होगी अगर क्लाइंट साथ में होगा तो. हम्म. यस। क्लाइंट पास में खड़ा है. हालांकि देखो आजकल जज साहब भी ध्यान रखता है. जज साहब भी देखते हैं वकील साहब को थोड़ा सा मेरे को डांट देनी है ना, तो वो देखते हैं पास में क्लाइंट खड़ा है तो थोड़ा सा मैं कम डांटूं या उस हिसाब से डांटूं या दूसरे तरीके से डांटूं, वरना बेचारे वकील साहब की वकालत खराब हो जाएगी. तो याद रखना, अगर आप सेक्शन 482 BNSS रीड आउट करते हैं तो वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मेंशन किया गया है कि कौन से केस के अंदर एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई करनी है, कहाँ पे करनी है. देखो एक बात तो बहुत अच्छे से बताना चाहता हूँ मैं आप लोगों को कि जब हम बेरेट की स्टडी करते हैं, जुडिशल सेगमेंट को डील करते हैं, तो वो हमारे लिए उस एंगल से बहुत यूजफुल है जो हो जाता है. आप में से कुछ कैंडिडेट पता नहीं मुझे लाइव में है या रिकॉर्डेड देखेंगे बाद में, उनकी रिक्वेस्ट थी कि सर हमको सिर्फ जो है BNSS ही पढ़ना है, प्रोसीजर लॉ ही पढ़ना है, हमको पूरा जुडिशरी नहीं पढ़ना है. उनका एक स्पेशल रिक्वेस्ट था. उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने एक रिकॉर्डेड सेगमेंट जिसमें सिर्फ रेगुलर क्लासेस है किसकी, BNSS की, तो वो अवेलेबल करवा दिया है. ठीक है. अभी तक मैंने इसको पब्लिकली अनाउंस नहीं किया है, कल परसों करूंगा. आप लोग के बीच में मतलब समझ लो कि पहले से मैच फिक्सिंग कर रहा हूँ, पहले से बता रहा हूँ आप लोगों को. नहीं, ऐप में है सर। ऐप में? आप में ऐप के अंदर आपके आप जुडिशरी के कैंडिडेट्स हो क्या सर? नहीं नहीं सर। हाँ तो उसके अंदर कहाँ है, रेगुलर कहाँ है? अभी अभी आज ही करवाया मैंने. 2000। अच्छा सर, 2999 प्राइस पे है। हाँ. हाँ इसका मतलब आपने देख लिया, वेरी गुड. तो उसको बहुत ही मतलब फिर उसको जुडिशरी से अलग रखा है मैंने, ताकि अच्छा। जो कैंडिडेट से प्रोसीजर लॉ को डील करना चाहे उनको ज़्यादा फटका नहीं लगे और वो आसानी से चीज़ों को डील है जो कर सके. नहीं तो पता है क्या है सर। कि वो जुडिशरी ज्वाइन करेंगे तो मन में मेरे को 10 गालियाँ और देंगे, ज्वाइन करवा दिया जुडिशरी, हमारे तो कोई काम का आया नहीं है ना. इससे अच्छा है कि आप क्या करो, अपने काम का जो क्लास है वो आप देख सकते हो. और जल्दी सर में आई नीड सेम क्लासेस ऑन BSA एज वेल सर। राइट. उसमें सर दो मेरी एक ऑप्शन है क्वेरी सर, थी सर. एक इसमें रैपिड का भी है, रेगुलर वाला भी है. तो वो रैपिड के 500 रुपये आप खर्च मत करना, मेरा सजेशन है, बाकी आपकी चॉइस है. सर मेरी एक क्वेरी है सर. सर प्लीज. कौशल सर मैं वैष्णव जी आप पहली बार दिखे सर? सर अभी कुछ दिनों से सर थोड़ा बीमार चल रहा था, इस वजह से कोई बात नहीं, रेगुलर आ नहीं बताइए पा सर. रहा था, रिकॉर्डिंग देख रहा था सर मैं. राइट राइट, बताएं सर. सर मेरी क्वेरी है कि सर एज ए एडवोकेट आप जिस बार काउंसिल से रजिस्टर हैं वहीं पे ही प्रैक्टिस कर सकते हैं? देखो सर, सुप्रीम कोर्ट को छोड़ दिया जाए, जी. वहां पे क्या है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स का क्राइटेरिया है. बाकी कायदे से आपका जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है वो पूरे भारत में वैलिड है. अच्छा. सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कौन जारी करता है? आपने देखा अपना, आपके पास COP आ गया आपका? यस सर, ऑल इंडिया बार काउंसिल. ऑल इंडिया BCI जारी करता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया. ये यस AIB तो सर. एग्जाम है. एग्जाम है बार हाँ काउंसिल सर. ऑफ इंडिया जारी करती है. तो जब जी. सेंट्रल लेवल की एजेंसी आपको सर्टिफिकेट दे रही है तो उसका वैलिडिटी भी क्या होगा, सेंट्रल लेवल पे होगा. लेकिन तो एक्सेप्ट इन सर सुप्रीम कोर्ट तो केसेस सर वहाँ. दूसरे स्टेट में जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहाँ पे जनरल रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट है या फिर जनरल डायरेक्टली कर सकते हैं?
नहीं, प्रैक्टिस करने के लिए आप कर सकते हो, कोई भी केस आपका वहां पे कोई डील करने के लिए जाना है, जा सकते हो, बट वहां की बार जो है ना सर, वो आपको ओके। प्रैक्टिकली आपके लिए ऑब्स्टेशन क्रिएट करती है। हाँ सर, वही हो रहा है, इसीलिए मैं आपसे कंसर्न करना चाह रहा हाँ, वहाँ की जो बार होती हैं, क्योंकि देखो स्वाभाविक सी चीज़ है, अब जोधपुर हमारा एरिया है, वहाँ पे अगर आप आके ऐसे एडवोकेट करोगे तो आप हमारे पेट पे लात मार रहे हो ना। जी। आपको पता है एक बहुत टाइम से डिमांड चल रही है कि हाई कोर्ट की एक बेंच, जैसे राजस्थान की बात कर रहा हूँ मैं, हाई कोर्ट की एक बेंच जो है वो उदयपुर और ये बीकानेर साइड के अंदर भी ओपन की जाए वगैरह, जी जी जी। लेकिन हम लोग विरोध करके बैठे हैं। क्यों करके बैठे सर हैं आप समझ लो। यूपी में भी चल रही है एक और, मेरठ तरफ सर वो करने के लिए हाँ, तो मतलब हर दो जगह तीन चल बेंच हो रही है। जाएगी। अरे और इससे बड़ा सुप्रीम कोर्ट की बेंच के बारे में बात चल रही है, तो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अड़ गए कि नहीं ऐसा नहीं उड़ देंगे, फिर दिल्ली कौन आएगा। जी जी, क्योंकि तो सर ये मैं चीज़। अभी काफ़ी 6-7 साल से ऊपर ही हो गया है, मैं अहमदाबाद हूँ अभी, और यहाँ हम्म पे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाह रहा हूँ। सर मैं आपको इसका तरीका बता देता हूँ, हाउ कैन यू मैनेज दिस थिंग। जी। आप सर वहाँ पे ना लोकल एडवोकेट को साथ में एक अटॉर्नी ले लो, भले ही जूनियर एडवोकेट को लो आप, ठीक है, ओके। तो आपका काम बन जाएगा सर। ये एक जी बीच जी। वाला जुगाड़ है जो मैनेज हो जाता है, ठीक है सर। ओके ठीक है, थैंक यू सर। और बाकी एज ए डिफेंस काउंसिल तो आप इंडिया में आप कहीं पे भी केस लड़ सकते हैं। तो डिफेंस पर लड़ो, आप विक्टिम के वकील बनो, कौन मना कर रहा जी जी। है ना। यस, आपका जो बार अपनी काउंसिल। बैच में अभी चालू है, विजय विजय मकवाना करके अहमदाबाद प्रैक्टिस कर रहा है, उनके साथ जुड़ जाओ। अपनी बैच में अभी ऑनलाइन है। ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके एवरीवन। विजय मकवाना करके। हेलो सर। हम्म जी। हेलो हरी। यस सर, पूजा जी। मेरी मेरी एक क्वेरी थी सर। जो फर्स्ट वाला जो अपन ने बेल देखी थी उससे अराइज हुआ ये क्वेश्चन। उसमें डाउरी का जिक्र किया गया था, तो मेरा एक क्वेश्चन था कि कैन आई आस्क गो अहेड प्लीज। सर। मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसा कि हमें पता है कि डाउरी लेना और देना दोनों ही प्रोहिबिटेड है, पर अगर कोई केस आता है तो देने वाला पक्ष ये बोलता है कि हमने इतना इतना सामान, रकम और जेवर वगैरह दिए थे तो वापस दिलाए। तो सर इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं पहली उनको? बात तो ये है कि देने वाले का जो वकील है वो स्मार्टली डॉवरी वर्ड यूज नहीं करेगा, वो दो में से एक शब्द इस्तेमाल करता है, डोमेस्टिक हाउस होल्ड आइटम्स या फिर स्त्री धन। वो कभी भी ये वर्ड यूज नहीं करता है कि हमने उनको डॉवरी दी। ओके, ओके सर। बात ही खत्म हो गई, सवाल यहीं यस। पे कैंसिल। ओके सर। ओके, थैंक यू। देखो स्वाभाविक सी चीज़ है, कभी भी अपनी पार्टी को अपने नॉलेज से बैंड नहीं बजवानी उसकी, क्लाइंट भाग जाएगा। और आप ये मान के चलें, आपका जैसे अभी इलियास जी ने एक सवाल पूछा था कि बेलेबल मैटर में एंटीसिपेटरी बेल लगा दी, तो इसके दो ही कारण होते हैं, या तो वकील साहब का कॉन्सेप्चुअल नॉलेज ठीक ठाक था नहीं, और या फिर उनको क्लाइंट से जैसे तैसे करके एक आधी एप्लीकेशन लगवानी थी ताकि क्लाइंट से 10-15 हज़ार रुपये लिए जा सकें। दो में से एक ही रीज़न होता है। लेकिन ये गलती, ये 10,000 रुपये आपके भविष्य के लाख, 2 लाख, 3 लाख का पत्ता कट कर सकता है। ओके, नेवर कमिट एनी कॉन्सेप्चुअल एरर। एक और बात बताऊं मैं आपको, जज साहब है ना, वो हमेशा ध्यान रखते हैं कि कौन से एडवोकेट का प्रैक्टिस लीगली साउंड है। भले ही केस हार रहा हो क्लाइंट, डजेंट मैटर, लेकिन लीगली साउंड प्रैक्टिस कौन करता है ये हमेशा ऑब्जर्व किया जाता है। लीगली साउंड का मतलब होता है उस पॉइंट ऑफ व्यू को ऑब्जर्व करना जिसके जरिए आप लॉ के पॉइंट को कोर्ट के सामने रख रहे हो। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर, प्रोसीजर लॉ पे कमांड बनाओ। इसलिए आपको एडवोकेसी के साथ, आप भले कहीं से भी करना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप भले सेल्फ स्टडी से इसको करें, लेकिन बेरेट का अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। ये जो मैंने आपको भी बताया ना, जो आपके लिए मैंने लॉन्च किया है 2999 वाला, वो सेगमेंट एक्चुअल में बेरेट के हर सेक्शन का एक डायग्रामेटिक पोस्टमार्टम है। उसमें बकायदा मैंने वर्ड टू वर्ड चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाया हूँ, जो कि मैं एजीपी में नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि एजीपी और जेजीपी, एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम और जुडिशरी गाइडेंस प्रोग्राम, ये नाम तो आपको याद हो गया है ना। यस। हाँ, एजी ओजी सोजी कंफ्यूज मत होना, एजीपी और जेजीपी, राइट। तो वो इसीलिए है ताकि आप प्रोसीजर लॉ को, आपको संविधान अविधान भले नहीं पढ़ना है मत पढ़ना, लेकिन स्पेसिफिकली दो सेगमेंट में आपको बता रहा हूँ, बीएनएसएस और सीपीसी जरूरी है डील करना फॉर प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू। चलो जी, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। फिर मुलाकात होगी कल एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सर। बाय बाय। थैंक यू Thank you, सो sir. मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू नाइस एवरीवन, सर। थैंक यू। थैंक यू सर। गुड नाइट।
हेलो नमस्कार। लिंकिंग ऐप पर आप लोगों के बीच में 10 जुलाई से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं एक कॉम्बो कोर्स जो कि जुडिशरी और एडवोकेसी दोनों को क्या करेगा, डील है जो करने वाला है। इसके अंदर जो आपका सिलेबस का ओरिएंटेशन है उसको, जो हमारा आज तक टेक्निक रहा है, चाहे लिंकिंग स्टाइल से चीज़ों को डील करना या फिर डायग्रामेटिक नोट्स बनाते हुए कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, वो तो रहेगा ही रहेगा। और पैरेलल साथ साथ में आपके एडवोकेसी का सेगमेंट भी आपके बीच में आएगा, जिसमें एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तड़का भी लगने वाला है। जो आपके मॉक टेस्ट है, जो आपके साथ साथ में जो ई कंटेंट वगैरह है, लैंग्वेज के पेपर है, यस दैट विल आल्सो बी डन। कॉमन सिलेबस के साथ साथ स्टेट का एडिशनल सिलेबस भी डन किया जाएगा। ओके, इंतजार किस बात का। 9887746465 इस नंबर पे आप मेरी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आप क्या कर सकते हैं, इस कोर्स को लिंकिंग ऐप पर अवेल कर सकते हैं। लिंकिंग ऐप आपके एंड्रॉयड, iOS, मैकबुक, लैपटॉप सभी पर अवेलेबल है। थैंक यू।